हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से कवर कर रहा हूँ। इसमें अभी तक हम 19 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अभी हमारा चैप्टर नंबर 20 चल रहा है, द नॉन फाइनाइट्स। नॉन फाइनाइट्स के चैप्टर में अभी तक हम 5 वीडियो बना चुके हैं। उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन वीडियो को देखें, फिर इस चैप्टर में आगे बढ़े। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसको हम जल्दी फिनिश कर लेंगे और इसके साथ ही नॉन फाइनेंस का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ पार्टिसिपल। तो यहाँ पे हम पार्टिसिपल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे और समझेंगे उनमें क्या दिया गया है। जैसे फर्स्ट बताया गया है कि पार्टिसिपल का यूज हम नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो इनका यूज होगा एज ए प्रीडिकेटिवली और एब्सोल्युटली। तो पहले हम इसको समझते हैं प्रीडिकेटिवली के रूप में। ही सीम्स वरीड। तो यहाँ पे वरीड यूज हुआ है सब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए, और सब्जेक्ट क्या है? नाउन है। सेकंड है ही केप्ट मी वेटिंग। तो यहाँ पे केप्ट का यूज हुआ है ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? मी। तो मी को मॉडिफाई करता है केप्ट। नेक्स्ट बी में बताया गया एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली के रूप में। फर्स्ट है द वेदर बीइंग फाइन आई वेंट आउट। तो बीइंग फाइन को हमने यूज किया है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो पार्टिसिपल की फॉर्म है, और वो द वेदर के लिए यूज हुई है नाउन के लिए। नेक्स्ट है मनु हैविंग अराइव्ड वी वर फ्रीड फ्रॉम एंजाइटी। तो हैविंग अराइव्ड परफेक्ट पार्टिसिपल की फॉर्म है जो मनु के लिए यूज हुई है। नेक्स्ट है हर मास्टर बीइंग अब्सेंट द बिजनेस वाज नेग्लेक्टेड। तो बीइंग अब्सेंट पार्टिसिपल की फॉर्म है जिसको हमने हर मास्टर, जो कि एक नाउन है, उसको क्वालिफाई करने के लिए यूज किया है। नेक्स्ट है द सन हैविंग राइजन द बर्ड्स बिगेन टू सिंग। तो हैविंग राइजन परफेक्ट पार्टिसिपल की फॉर्म है जो द सन के लिए यूज हुई है। अब यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए हैं, उनको पढ़ लेते हैं। अंडरलाइन फ्रेजेज को एब्सोल्यूट फ्रेजेज कहा जाता है। ऊपर जो हमने अंडरलाइन फ्रेजेज पढ़े थे उनको क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट फ्रेजेज। तो पार्टिसिपल से पहले जो हम नाउन और प्रोनाउन को यूज करते हैं उनको हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। तो ये ऊपर दिए गए अंडरलाइन फ्रेजेज के बारे में बताया है। अब सेकंड दोस्तों आ जाता है पार्टिसिपल का यूज हम नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज करते हैं। और जब हम नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं तब इसको हम एज ए एट्रीब्यूटिवली यूज किया जाता है, जो कि एक एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। किसके रूप में? एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। जैसे एग्जांपल है रोलिंग स्टोन गैदर स्नो मोस। तो रोलिंग स्टोन, रोलिंग किसके लिए किसको क्वालिफाई करता है? स्टोन को। तो ये क्या बन जाएगा? एक एडजेक्टिव। नेक्स्ट है योर टैटर्ड कोट नीड्स मेंडिंग। तो टैटर्ड क्या हुआ? पार्टिसिपल हुआ, और योर के साथ ये यूज हुआ है तो इसको बोलेंगे एडजेक्टिव। नेक्स्ट है ए बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। तो बर्न्ट क्या हुआ? एक पार्टिसिपल हुआ जो चाइल्ड को क्वालिफाई करता है। तो ये ए बर्न्ट चाइल्ड क्या बन जाएगा? एक एडजेक्टिव। नेक्स्ट है ए लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स। तो लॉस्ट को फिर से हमने अपॉर्चुनिटी के लिए यूज किया है, जो कि एक एडजेक्टिव का काम करेगा। आगे दोस्तों सेकंड में बताया गया है कि एब्सोल्यूट फ्रेजेस को हम आसानी से सबऑर्डिनेट क्लॉज में बदल सकते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं? जो मेन वर्ब पे डिपेंड होते हैं उनको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। द सी बीइंग स्मूथ वी वेंट फॉर ए सेल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वी वेंट फॉर ए सेल बिकॉज द सी वाज स्मूथ। तो बिकॉज का यूज करके हम इसको फर्स्ट सेंटेंस को हम बना सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। सेकंड है गॉड विलिंग वी शैल मीट अगेन। तो इफ गॉड इज विलिंग वी शैल मीट अगेन। इफ का यूज करके हमने गॉड इज विलिंग को बनाया सबऑर्डिनेट क्लॉज। आगे दोस्तों थर्ड आ जाता है जिसमें बताया गया है कि जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों की फॉर्म एक जैसी होती है। जिरंड में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं, उसी प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। लेकिन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है कि हम कौन सा कब यूज करेंगे। तो दोनों के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे कुछ रूल्स बताए गए हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। जैसे ए में बताया गया है कि वर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म को नाउन के रूप में यूज करते हैं तो उसको हम कहेंगे जिरंड। जब हम वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कोई वर्ड है उसके साथ आईएनजी जोड़ दिया, कोई वर्ब है उसके साथ हमने आईएनजी जोड़ दिया, अगर उसको हम नाउन की तरह नाउन के रूप में यूज करते हैं, सब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं, तो उसको बोला जाएगा जिरंड। इतना आप समझे होंगे। बी में बताया गया कि वर्ब प्लस आईएनजी को जब हम कंटिन्यूअस टेंस
में यूज करते हैं, कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए यूज करते हैं, या फिर उसको एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, तब हम उसको कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। दोनों में डिफरेंस समझिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। वर्ब प्लस आईएनजी को जब हम नाउन के रूप में यूज करते हैं तो उसको हम बोलेंगे जिरंड, और जब वर्ब प्लस आईएनजी को कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए यूज करते हैं, एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, तब हम इसको कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे एग्जांपल दिए गए हैं, तो फर्स्ट है हर हॉबी इज डांसिंग। तो यहाँ पे डांसिंग क्या है? नाउन है। इनका मीनिंग समझिए, उसकी आदत डांस करना है। तो ये वर्ब के रूप में यूज नहीं हुआ, नाउन के रूप में यूज हुआ डांसिंग, तो अब इसको बोलेंगे जिरंड। सेकंड देखिए, सी इज डांसिंग, वह नाच रही है। अब डांसिंग को हमने यूज किया एज ए वर्ब, और एज ए वर्ब यूज किया है तो ये बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है सी इज माई डांसिंग पार्टनर। आप समझ गए होंगे कि वह मेरी डांसिंग पार्टनर है, तो डांसिंग को एडजेक्टिव के रूप में यूज किया है। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। पार्टनर कैसा है? डांसर है, तो यहाँ पे डांसिंग को हमने एज एडजेक्टिव यूज किया, तो ये दर्शाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है रूल नंबर 4, जिसमें बताया गया है कि पार्टिसिपल का यूज करके हम दो सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं, उनको ज्वाइंट कर सकते हैं, उनको कंबाइन कर सकते हैं, उनको ज्वाइंट कर सकते हैं। जैसे टाइप फर्स्ट दिया गया है, जिसमें दिखाया गया है वी सॉ द चिल्ड्रन दे वर प्लेइंग विद द फायरवर्क्स। अब हम इसको कंबाइन कैसे करेंगे? वी सॉ द चिल्ड्रन, फिर हम दे वर को रिमूव कर देंगे, खाली प्लेइंग विद द फायरवर्क्स का यूज करेंगे, तो हमने यहाँ पे दो सेंटेंस को कंबाइन किया। सेकंड टाइप है ही वॉज द गर्ल्स दे वर बिल्डिंग हाउस ऑफ सैंड। तो फर्स्ट हम सेम यूज करेंगे, ही वॉज द गर्ल्स, फिर हम दे वर को रिमूव करके बिल्डिंग का यूज करेंगे, और फिर हम यूज करेंगे हाउस ऑफ सैंड का। नेक्स्ट है थर्ड टाइप, जिसमें दिखाया गया द फिशरमैन हियर्ड द गर्ल शी वॉज शाउटिंग फॉर हेल्प। द फिशरमैन हियर्ड द गर्ल, इसको हम सेम यूज करेंगे, सी वॉज को रिमूव कर देंगे, सब्जेक्ट और वर्ब को रिमूव करेंगे, फिर हम शाउटिंग का यूज करेंगे, और फिर बाकी का सेंटेंस यूज करेंगे फॉर हेल्प। तो सेंटेंस बढ़ जाएगा द फिशरमैन हियर्ड द गर्ल शाउटिंग फॉर हेल्प। यहाँ पे जो ये चीजें बताई गई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। आपको सेंटेंस दिया गया होगा और उसके कई ऑप्शन दिए गए होंगे, तो उसमें आपको चूज करना होगा विच इज करेक्ट। तो यहाँ पर इनको याद करके आप करेक्ट आंसर चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप 4, जिसमें दिया गया है वी लिसन टू द रेडियो इट वॉज प्लेइंग इन नेक्स्ट रूम। तो वी लिसन टू द रेडियो, इसको हम सेम टू सेम यूज करेंगे, इट वॉज को रिमूव करेंगे, फिर हम प्लेइंग का यूज करेंगे, फिर बाकी का सेंटेंस यूज करेंगे। तो क्या बनेगा? वी लिसन टू द रेडियो प्लेइंग इन द नेक्स्ट रूम। फिफ्थ टाइप, कैन यू सी द मैन ही इज सेलिंग वेजिटेबल्स इन द स्ट्रीट। कैन यू सी द मैन को हम सेम यूज करेंगे, फिर हम ही इज को रिमूव करके सेलिंग का यूज करेंगे, और बाकी सेंटेंस सेम यूज करेंगे, और फिर क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या बनेगा? कैन यू सी द मैन सेलिंग वेजिटेबल्स इन द स्ट्रीट। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 5। इस रूल को भी अच्छे से समझिए, इसमें फिर से एरर टाइप सेंटेंस दिए गए हैं, जिसमें दिया गया है कि पार्टिसिपल कंस्ट्रक्शन का यूज करके हम किसी सेंटेंस को रीराइट कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे? टाइप फर्स्ट, द हंटर लुक केयरफुल एम एंड शूट द टाइगर। तो यहां पर आप समझिए द हंटर टुक केयरफुल एम, ये एक सेंटेंस हुआ, शॉट द टाइगर ये सेकंड सेंटेंस हुआ। टाइप फर्स्ट में देखते हैं द हंटर टुक केयरफुल एम एंड शॉट द टाइगर। तो यहां पर दो एक्शन हुए, टुक केयरफुल एम, सेकंड है शॉट द टाइगर। दोनों को हम कंबाइन करेंगे, द हंटर टेकिंग केयर एम, टुक को हम चेंज कर देंगे टेकिंग में, और फिर केयरफुल एम, एंड को हम रिमूव करेंगे क्योंकि हम कंबाइन सेंटेंस बना रहे हैं, एक ही सेंटेंस यूज कर रहे हैं, तो एंड को हम रिमूव करके हम लिखेंगे शॉट द टाइगर। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? द हंटर टेकिंग केयरफुल एम शॉट द टाइगर। या फिर हम इसको चेंज कर सकते हैं, टेकिंग केयरफुल एम को स्टार्टिंग में लेके, तो क्या करेंगे? टेकिंग केयरफुल एम, फिर हम द हंटर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, द हंटर, फिर हम बाकी सेंटेंस जो लास्ट में यूज हुआ उसको यूज करेंगे शॉट द टाइगर। तो सेंटेंस क्या बनेगा? टेकिंग केयरफुल एम द हंटर शॉट द टाइगर। नेक्स्ट है सेकंड टाइप, ही सॉ हर वीपिंग एंड वेंट टू सी व्हाट वाज रॉन्ग। तो सीइंग हर वीपिंग, ही वेंट टू सी व्हाट वाज रॉन्ग, इसको आप समझिए। टाइप 3 देखते हैं, एज द वेदर वाज वार्म मिस्टर ठाकुर टुक ऑफ हिज कोट। तो इसको हम चेंज करेंगे, द वेदर बीइंग वार्म, वाज को चेंज करेंगे बीइंग में, द वेदर बीइंग वार्म मिस्टर ठाकुर टुक ऑफ हिज कोट। तो बीइंग क्या है? तो बीइंग क्या होगा? पार्टिसिपल। नेक्स्ट है फोर्थ टाइप, व्हेन दे अराइव्ड एट स्टेशन दे सॉ द ट्रेन जस्ट कमिंग आउट। तो ऑन अराइविंग एट स्टेशन दे सॉ द ट्रेन जस्ट गोइंग आउट। तो आज की वीडियो में हम जो सेंटेंस
पढ़ रहे हैं, ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 6। पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके हम सेंटेंस को इस प्रकार से रीराइट कर सकते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके सेंटेंस को रीराइट करना। टाइप 1 दिया गया है, द लेटर वाज रिटन इन ए वेरी बैड हैंड राइटिंग एंड वाज डिफिकल्ट टू रीड। पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म रहेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम यहाँ पे वाज रिटन को चेंज कर देंगे ओनली रिटन में। द लेटर रिटन इन ए वेरी बैड हैंड राइटिंग वाज डिफिकल्ट टू रीड। सिंपल है, वाज रिटन को हम सिंपल रिटन में चेंज करेंगे। और बीइंग के कंसेप्ट को ये दर्शाता है, बीइंग का यहाँ पे यूज नहीं किया, लेकिन बीइंग के कंसेप्ट को यहाँ पे दर्शाता है, यानी बीइंग रिटन को ये दर्शाता है। टाइप 3, मनाली वाज एनकरेज्ड बाय हर सक्सेस एंड मेड फर्दर एफर्ट्स। वाज एनकरेज्ड है, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे एनकरेज्ड में। तो सेंटेंस बनेगा एनकरेज्ड बाय हर सक्सेस मनाली मेड फॉर फर्दर एफर्ट्स। अब पढ़ते हैं दोस्तों एरर्स इन द यूज ऑफ पार्टिसिपल्स, यानी पार्टिसिपल का यूज करते वक्त हम क्या गलती कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि पार्टिसिपल एक वर्ब और एडजेक्टिव है। क्या एक वर्ब एडजेक्टिव है? तो सेंटेंस में जब हम नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए इसका यूज करते हैं, मॉडिफाई करने के लिए इसका हम यूज करते हैं, तो इसका उल्लेख स्पष्ट होना चाहिए, यानी इसका मीनिंग स्पष्ट होना चाहिए। कैसे? एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, वॉकिंग थ्रू द पार्क द सन वॉज वेरी हॉट। यानी जब मैं पार्क में घूमने के लिए गया, सन वॉज वेरी हॉट, सन बहुत गर्म था। तो इससे हमें ये लगता है जैसे हम सन की ही बात कर रहे हो, जैसे सन ही पार्क में टहल रहा था, वॉकिंग कर रहा था। तो ये सेंटेंस हो जाता है रॉन्ग, जिसमें आ जाता है एरर। तो हम इसको कैसे करेक्ट करेंगे? इसको करेक्ट करने के लिए हम इस प्रकार से लिखेंगे, वॉकिंग थ्रू द पार्क आई फाउंड द सन वेरी हॉट। जब मैं पार्क में घूम रहा था, टहल रहा था या फिर वॉकिंग कर रहा था, मैंने सन को बहुत गर्म पाया। तो ये करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, बीइंग ए वेरी हॉट डे आई रिमेन्ड इन द टेंट। तो यहाँ पे बीइंग इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट को नहीं दर्शाया गया है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे इट का। तो इट के साथ ये सेंटेंस शुरू होगा, इट बीइंग ए वेरी हॉट डे आई रिमेन्ड इन द टेंट। वैसे नेक्स्ट में है बीइंग, जिसकी जगह क्या आएगा? इट बीइंग। वैसे दोस्तों यहाँ पे आगे दिए गए हैं, उन एग्जाम्पल को खुद से पढ़िए, समझिए। अब हम यहाँ पे नोट पढ़ लेते हैं, जिसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। इन वर्ड्स को ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। सपोजिंग, कंसिडरिंग, रिगार्डिंग, कंसर्निंग, टचिंग, स्पीकिंग, ओइंग टू, रेफरिंग, अलाउइंग, ग्रांटिंग, जजिंग, ये सब क्या पार्टिसिपल्स है। कौन से पार्टिसिपल्स है? प्रेजेंट पार्टिसिपल्स है। तो सब्जेक्ट से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, ये सब जो है सब्जेक्ट से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। जब हम इन पार्टिसिपल का यूज नाउन और प्रोनाउन के बिना करते हैं, तो ये सब क्या पार्टिसिपल्स है जो सब्जेक्ट से अलग होते हैं, जो सब्जेक्ट से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। मतलब नाउन और प्रोनाउन के बिना यूज होते हैं, नाउन और प्रोनाउन को इनके साथ नहीं जोड़ा जाता है। जब हम इन पार्टिसिपल का यूज नाउन और प्रोनाउन के बिना करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे इम्पर्सनल एब्सोल्यूट, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल यानी किसी सब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ। तो इसको करेक्ट वे में कैसे यूज करेंगे? कंसिडरिंग हिज एबिलिटीज ही शुड हैव डन बेटर। तो कंसिडरिंग जो बिना नाउन के यूज होते हैं, तो यहाँ पे हमने हिज एबिलिटीज को जोड़ा है, तो ये करेक्ट होगा, कंसिडरिंग हिज एबिलिटीज। नेक्स्ट है, रफली स्पीकिंग द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज 5 माइल्स। तो रफली यहाँ पे यूज हुआ है, जो बिना नाउन के यूज होता है, जिसके साथ हमने स्पीकिंग को जोड़ा है। तो स्पीकिंग भी क्या होगा? एक इम्पर्सनल एब्सोल्यूट। नेक्स्ट है, एज्यूमिंग दैट सी इज गिल्टी व्हाट इज द पनिशमेंट। एज्यूमिंग दैट, एज्यूमिंग के साथ फिर से हमने किसी नाउन प्रोनाउन का यूज नहीं किया, जो कि एक इम्पर्सनल एब्सोल्यूट को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपल्स हमने यूज किया है, कंसिडरिंग, रफली और एज्यूमिंग, वो एक प्रकार से अपने आप को नाउन और प्रोनाउन की तरह रेफर करता है, अपने आप को नाउन और प्रोनाउन की तरह दर्शाता है, जो कि इनडिफाइन है, अनिश्चित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसको हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं, जिसमें हमने यूज ऑफ पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ा है। तो नॉन फाइनाइट्स का चैप्टर इस वीडियो के साथ खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन टैग्स के बारे में। क्वेश्चन टैग्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 21 होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।